गुजरात की बड़ी जीत पर भाजपा देश भर में जश्न मना रही है और उद्धव साहब ने कहा है कि जो महाराष्ट्र के बड़े विकास परियोजना गुजरात लेकर गए वो इस जीत में बड़ी भूमिका निभाई है। बिल्कुल, जिस तरीके से महाराष्ट्र के सारे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स, इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स जो काफी बड़ा निवेश महाराष्ट्र में लाते, वो रातों रात गुजरात चले गए थे, तो कहीं ना कहीं उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को दिखाने में, शोकेस करने को कि उनका डेवलपमेंट मॉडल कैसा है। पर ये डेवलपमेंट मॉडल नहीं था, ये मॉडल था अनकोऑपरेटिव फेडरलिज्म का, जो केंद्र के आधार पे रातों रात बदला गया था। तो जो वो कह रहे हैं, ये सिर्फ हम ही नहीं मानते हैं, महाराष्ट्र का हर जनता जानती है कि किस तरीके से इलेक्शन के चक्कर में, इलेक्शन जीतने के चक्कर में महाराष्ट्र को किसी न किसी तरीके से आर्थिक चोट पहुंचाई है। पर ये जो स्टेटमेंट है आपकी पार्टी के, आप लोगों की, इसके पीछे क्या राजनीतिक रणनीति है महाराष्ट्र की जनता के लिए? इसमें नहीं, रणनीति कुछ नहीं है, सच्चाई है। और सच्चाई बोलने में क्योंकि हम विपक्ष में हैं, सत्ता पक्ष में भी रहते हैं, हम उसी सच्चाई से मेहनत करते आए हैं, बोलते आए हैं, जनता की बातें रखते आए हैं। उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो केंद्र सरकार की तरफ से गुजरात को मिला, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से कैंपेन कर रहे थे, उससे स्पष्ट हो गया था इसमें सबसे ज्यादा योगदान अगर जीतने के लिए है तो प्रधानमंत्री अपना जी जान लगा देंगे, उस तरीके का माहौल बना दिया था। इसलिए वो इंडस्ट्रीज गई हैं, और उसको सच्चाई जनता के सामने रखना कोई रणनीति नहीं होती, कोई राजनीति नहीं होती है, जनता को अवगत कराने वाली एक नीति होती है। इस बीच कांग्रेस, लेकिन वहाँ भी मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर कांग्रेस में जो पुरानी सिर्फ फुटोवल की स्थिति बनती है वो बनी हुई है। उम्मीद करते हैं अंदरूनी मामला है, अच्छे सीट जीतकर आई है, प्राप्त किया है, तो जो भी इंटरनल डिफरेंसेस होंगे पार्टी के हित को ऊपर रखकर, संविधान और प्रजातंत्र के हित को ऊपर रखकर, और आज देश में जो माहौल है उसको हराने के हित में आगे बढ़कर हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस वर्कर्स का निर्णय लेंगे, और जो भी वहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे कांग्रेस की तरफ से, हमें पूरा आश्वासन है कि जो जो वादे कांग्रेस ने किए हैं वो उनको पूरा कर पाएंगे। मैं उनको बधाई देना चाहती हूँ। मैं बस यही कहूँगी कि देश सबसे ऊपर है, और देश में जो माहौल बनाया हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने, उसको डिफीट करना सबसे इम्पोर्टेंट है। कांग्रेस लगातार पर कब्जा कर ली है, लेकिन आज किरण रिजिजू ने पलटवार किया, कहा ये नीति कांग्रेस की है, भाजपा तो संस्थाओं को जिंदा करती है, ताकतवर करती है। ईडी कितना ताकतवर हुआ है मैं जानना चाहूंगी। फटकार लगी है हर हाईकोर्ट से। संजय राउत साहब का जब बेल ऑर्डर आया था तो मुंबई हाईकोर्ट ने किस तरीके से ईडी को फटकारा था, शायद किरण रिजिजू एक बार वो स्टेटमेंट पढ़ लें। सीबीआई पहले केस पैरेट कहा जाता था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, अब उसको कोमा में गया हुआ पैरेट कह सकते हैं, क्योंकि किसी तरीके से सीबीआई को एक इलेक्शन टूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इनकम टैक्स देख लीजिए आप, ये जो इनका नारकोटिक्स ब्यूरो है वो देख लीजिए। हर इलेक्शन कमीशन के बारे में हम नहीं कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो आप लोग लोगों को चुन रहे हैं उसमें क्या ट्रांसपेरेंसी का मॉडल इस्तेमाल हो रहा है। जो लोग को चुनकर लाने वाले हैं और जो सरकार बनाते हैं वही इलेक्शन कमिश्नर डिसाइड करेंगे, तो कहीं ना कहीं देश के साथ और डेमोक्रेसी पे कहीं ना कहीं प्रहार हो रहा है। तो ये सारी चीजों को अगर हम ध्यान में रखेंगे और देखेंगे तो किरण रिजिजू को वो जवाब खुद ही मिल जाएगा। इसमें कोई दो निर्भरता चीन पर होती है, लेकिन पीयूष गोयल ने राज्यसभा में जवाब देते हुए कहा कि इस सरकार का जो फोकस है, ध्यान जो है वो मेक इन इंडिया पर है। नहीं, बिल्कुल मेक इन इंडिया पे होना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, पर पॉलिसीज आत्मनिर्भर भारत की होनी चाहिए। सवाल ये पूछा गया था कि जो ट्रेड डेफिसिट है इंडिया और चाइना के बीच में वो अपने हाईएस्ट पे है, तो उसका जवाब तो ना देते हुए उन्होंने कहा हम ये करना चाहते हैं, हम वो करना चाहते हैं, हमने ये प्लान किया, वो प्लान। अरे वो प्लान ग्राउंड पे जा रहे हैं कि नहीं, हमारे लिए फायदेमंद हो रहे हैं नहीं, उसका जवाब पीयूष गोयल जी को देना चाहिए था। साथ ही साथ ये भी पूछा गया क्या चाइना हमारी सबसे बड़ी ट्रेडिंग पार्टनर, विच इज अ फैक्ट कि चाइना से हमारा बिजनेस 2 गुना 3 गुना बड़ा है। एक तरफ आप आत्मनिर्भर भारत की बात करते हो, दूसरी तरफ सेल्फ रिलायंस की बात करते हो, तीसरी तरफ आप सबसे ज्यादा इम्पोर्ट चाइना से कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपकी बातों में और आपके कामों में एक समानता दिखनी चाहिए जो मिसिंग है। इस बीच एक और सवाल, हत्या की है, उनके फादर ने खुद मांग की है कि उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए। जो भी उनके पिताजी का मानना है, वो हर देश की महिला के मन में वही सोच है कि किसी ने इस तरीके से बर्बरता से उनकी हत्या की हो, उनके टुकड़े किए हो, उनको सोच समझकर हर तरफ दिल्ली के कोने कोने में उनको फेंका हो, ये दुखदाई है। और एक अगर बाप पे जो बीती होगी उनका दुख समझ सकती हूँ। जब हम
इतने आक्रोशित होते हैं, उनके मन में कितना आक्रोश हो रहा होगा। तो इसी वजह से मैं कहूंगी दिल्ली पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए फुल प्रूफ होनी चाहिए और जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, सो दैट इनको जो उनके पेरेंट्स की मांग है वो पूरी हो। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।